Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Ash. So in today's video we will learn about the next method. ठीक है, आज अपन कौन सी मेथड पढ़ेंगे जो अपनी नेक्स्ट मेथड, जैसे अपन ने इसके पहले वाले इसमें सब्स्टिट्यूशन पता था, आज अपन पढ़ेंगे मास्टर्स मेथड। कौन सी पढ़ेंगे आज? मास्टर्स मेथड। ठीक है, अब मास्टर्स मेथड होती क्या है और किस लिए यूज होती है? सबसे पहले ये क्या है? एक टेक्निक है, वन ऑफ द टेक्निक। किसकी टेक्निक है ये? वन ऑफ द टेक्निक। ठीक है, टेक्निक किसके लिए? ये टेक्निक है फॉर recurrence equation, फॉर recurrence equations। ठीक है, जो भी अपने रिकरेंस इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या है? मास्टर्स मेथड एक तरीके की क्या है? टेक्निक है। तो ये आती है अपनी सेकंड नंबर पे आती है, ये वाली जो टेक्निक है ये क्या पे आती है? आती है अपनी सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, आज अपन मास्टर्स पढ़ेंगे, बाद में नेक्स्ट वाले इसमें अपन थर्ड नंबर पे ट्री चालू करेंगे। ठीक है, तब मास्टर्स मेथड होती क्या है, कैसे यूज होती है, कैसे उसके फॉर्मूलेज और इक्वेशंस यूज करने पड़ते हैं फॉर सॉल्विंग द रिकरेंस इक्वेशन। रिकरेंस इक्वेशन बोलो या फिर रिकरेंस रिलेशन बोलो, दोनों भी आप में से कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है, या फिर इक्वेशंस हो गए, जो भी दिए रहते हैं उसको सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन इसका क्या होता है? एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है इसका? एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। अपन को इसी फॉर्म में हमेशा इसको सॉल्व करना पड़ता है। जनरल फॉर्म क्या है इसका? इसका जनरल फॉर्म बोलता है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए टी एन अपॉन बी। ठीक है, एन अपॉन बी प्लस एफ ऑफ एन। ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में ही अपन को हमेशा जो भी इसका इक्वेशन बोलो या फिर रिलेशन जो भी दिया रहता है, इसी जनरल फॉर्म में अपन क्या करना पड़ता है? उसको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मास्टर्स मेथड होती किसके लिए, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, मास्टर मेथड क्या करती है? स्पेसिफिक, क्या करती है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करती है। जो इक्वेशन या फिर जो रिलेशन इसके जो जनरल फॉर्म में आता, जो फिट हो जाता, जो जनरल फॉर्म को अप्लाई करता, ओबे करता, जनरल फॉर्म को कमिट करता, उसी में क्या करते हैं अपन? मास्टर्स मेथड को यानी लगा पाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई जनरल फॉर्म को कैसे चेक करना है, कि भाई कैसे वेरीफाई करते हैं। इतना तो समझ गया कि मास्टर्स मेथड हेल्प करती है फॉर सॉल्विंग द रिकरेंस इक्वेशन या तो रिकरेंस रिलेशन। लेकिन हर एक रिकरेंस और हर एक इक्वेशंस को वो सॉल्व नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसका जो ये जनरल फॉर्म है, इसमें जब तक वो इक्वेशन इसमें क्रॉस चेक होके वो ट्रू नहीं आ रहा, तब तक वो अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते मास्टर्स पे। लेकिन जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या था? हर एक कॉन्सेप्ट इसमें सॉल्व होता है, भले ही तुम कैसा भी इक्वेशन लिख लो, हर एक इक्वेशन क्या होगा इसमें सॉल्व हो सकता है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स मेथड, तो हर एक प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये मेरा जनरल फॉर्म तो मुझे मिल चुका है कि भाई ये क्या है? मेरा जनरल फॉर्म। अब देखते हैं कि भाई इस जनरल फॉर्म से अपन को कैसे क्रॉस चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एग्जाम्पल से अपन फटाफट इसको टैली करके अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या है एग्जाम्पल में? मैंने लिखा है टी ऑफ n इज इक्वल्स टू 8t ब्रैकेट में n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर। अगर मेरे को ऐसा कुछ इक्वेशन दिया रहा है, ये मेरा रिकरेंस इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें मुझे क्रॉस चेक करना है कि भाई ये पर्टिकुलर इक्वेशन इलिजिबल है क्या? क्या है? इलिजिबल, इलिजिबल फॉर मास्टर्स और नॉट, मास्टर्स और नॉट, यानी ये इलिजिबल है या नहीं है मास्टर्स मेथड के लिए, वो अपन को क्रॉस चेक करना है। ठीक है, इलिजिबल स्पेलिंग गलत हो गई, ई लिख देना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा। देखो ये अपना जनरल इक्वेशन है ऊपर वाला, तो देखो पहला क्या है? टी के पहले जो आता है वो होता है मेरा ए, मतलब ये मेरी ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एन के नीचे में जो आता है वो मेरी बी की वैल्यू, यानी कि मेरी क्या हो गई? बी की वैल्यू हो गई। एफ ऑफ वन यानी ये, मतलब इसके मदद से मेरे को क्या मिल गया? वी हैव अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन, अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो अपन को क्या मिला? a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 2 और f ऑफ n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मिल गया। अब अपन को क्या करना है? अब इसके कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है इसकी? कि जो मेरा a है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन हेडिंग दे देता हूँ कि मेरे को पहले ही बता देना चाहिए था कंडीशन क्या है, लेकिन अभी मेरे को क्लिक हो गया कि कंडीशन ही नहीं बताइए करके। ठीक है, तो कंडीशन पहले ही बता देना था, जाने दो, कोई ना। कंडीशन क्या होती है मेरी? कंडीशन की जो भी मेरी ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा बड़ी होनी चाहिए 1 से,
या फिर 1 भी हो गई तो भी चलेगा, लेकिन 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड मेरी जो b की वैल्यू है वो भी हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से छोटी नहीं, सिर्फ 1 से बड़ी। ये 1 भी चलेंगी, 1 से बड़ी भी चलेंगी, लेकिन 1 से छोटी नहीं। अब देखते हैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, 8 1 से बड़ा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया पास हो गया। नेक्स्ट क्या है b की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 1 से बड़ा है ऑफ कोर्स, यानी ये भी पास हो गया। मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये क्या है, एलिजिबल है, ये क्या है, पास हो चुका है मास्टर्स मेथड के कंडीशन के लिए। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको अब सॉल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग द मास्टर्स मेथड। लेकिन इफ कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू, अगर मेरी कंडीशन ट्रू निकली तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, फॉलोइंग फॉर्मूलेज को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, यूज फॉलोइंग फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉलो फॉर्मूलेज कैसे, देखो जैसे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मुझे जो भी पर्टिकुलर ये इक्वेशन है उसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उस इक्वेशन को मैं लिखूंगा लॉग के फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में कैसा रहेगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, लॉग के फॉर्म में कैसा रहेगा, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन लॉग बेस में आएगा b, और यहाँ पे रहेगा a, एन लॉग बेस b a। बाद में इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट में जाएगा अपना u ऑफ n और ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस फॉर्म में मुझे उसको लिखना पड़ता है। लेकिन अब देखो n की वैल्यू तो अपन को फाइंड आउट करनी नहीं पड़ती, a और b की वैल्यू देखो ऑलरेडी मेरे को मिल चुकी है क्वेश्चन के हिसाब से, u ऑफ n की वैल्यू नहीं मिली। तो अब देखो जब भी u ऑफ n आता है, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग u ऑफ n we need to we need to find h of n। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, स्मॉल लिखना, स्मॉल h of n फाइंड आउट करना। मतलब h of n कैसे कैसे निकालते हैं, देखो एक तो मेरा क्या हो गया, ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, ये लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया, ये वाला। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, h of n, यानी क्या है h of n, h of n बोलो या फिर और मैं यहाँ पे लिख दो h of n या फिर u of n। ठीक है, इन दोनों का यही एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है मेरा, कि मेरा जो f of n की वैल्यू है, यानी जो f of n ये वाली वैल्यू है, इसके डिवाइडेशन में लिखो आप ये वाला n log n। क्या लिखो, n log बेस में आएगा b और मल्टीप्लाई होगा a, कुछ इस तरीके से। ये ए ऐसा ब्रैकेट में रहता है, ठीक है ना, और कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं लिख सकता ना ब्रैकेट, इसीलिए। ठीक है, तो ये अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग ये। जैसे अपन को इसकी वैल्यू मिलेंगी वही वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तुम्हें तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ केस टैली करो ये। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जो भी मेरा u ऑफ n रहता है, तो इसमें कौन से वैल्यूज अपन रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, बाद में ये वैल्यूज रखने के बाद यहाँ पे अपन को कौन सी वैल्यू डालनी है फॉर्मूले में, उसके हिसाब के लिए अपने को एक रिलेशन चार्ट दिया रहता है, ठीक है, बिटवीन h ऑफ n एंड u ऑफ n। तो वो अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, जो भी मेरा इक्वेशन था, कंडीशन चेक करा कि भाई a और b की वैल्यू इसके हिसाब से आती है क्या, आ गई तो कंडीशन ट्रू निकली। अगर मेरी कंडीशन ट्रू निकली तो मेरे को फॉलोइंग दो क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। पहले उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा जिसमें a और b की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दी है, एच u ऑफ n की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा। लेकिन कैलकुलेट होने के बाद मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो मेरी n की, जैसे कि यहाँ पे क्या है, n टू द पावर कितना है, 2 है, तो ये 2 मतलब कितना होगा, मतलब इसको मैं 1 लिखूं, बी गो ऑफ 0 लिखूं 1, यानी क्या कंसीडर क्या करूं इसको, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ n में n स्क्वायर तो नहीं लिख सकता ना मैं, कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। दैट्स वाई अपन उसको अब देखने वाले कि वो उसका चार्ट कैसा आता है। ठीक है, अब मैं फटाफट उसका चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर चार्ट का नाम है अपना रिलेशन, रिलेशन बिटवीन h of n एंड u ऑफ n, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ठीक है, इफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं इफ यहाँ पे क्या रहेगा मेरा आंसर h ऑफ n का। ठीक है, ये h ऑफ n की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या रहेगा, इफ, सॉरी, अगर मेरी h ऑफ n की वैल्यू कुछ ऐसी निकली तो मेरे को u ऑफ n में क्या लिखना है, u ऑफ n में मैं अब बताता हूँ आपको क्या लिखना है। देखो अगर, अब इसको ब्लू पेन से लिखते हैं। पहला पहला सिनेरियो है, अगर सपोज मेरा n पावर r, यानी r मतलब कहूंगा n टू द पावर 1 2 3, यानी r मतलब कोई भी नंबर,
कि 1 रहे, 2 रहे, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा, अगर वो आर की वैल्यू बड़ी निकली 0 से, अगर वो आर की वैल्यू, अगर सपोज यहाँ पे मैंने 0 लिखा, मतलब कि कंसिडर ही नहीं होगा ना, पर अगर मैंने इसको 1 लिखा तो ऑफकोर्स 0 से बड़ी है आर की वैल्यू, तब मेरा आंसर में क्या जाएगा, बिग ओ ऑफ एन पावर आर। मतलब जो भी ये पावर में था, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर करा था, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा n टू द पावर 1, लिखा है 1, अब देखो 1 तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, पास, पास हो गई कंडीशन, पास कंडीशन, कंडीशन पास हो गई, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेंगी, बिग ओ ऑफ एन टू द पावर आर। मतलब क्या है, जो मेरा यहाँ पे था आंसर, जो मेरा क्वेश्चन था वही एज इट इज आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एन टू द पावर 1, ये आया। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे में मैंने लिखा एन टू द पावर 4, 4 लिखा, अब देखो आर ऐसा आया, अब इसको मैंने आर की जगह 4 की वैल्यू पुट कर दिया, ऑफकोर्स 4 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू निकली वैल्यू, वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन हो गई मेरी। अब मेरा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगा, बिग ओ ऑफ एन टू द पावर आर। एन की वैल्यू कितनी है, एन का एन ही है, आर की वैल्यू कितनी है, इसमें इस क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू है 4, मैंने यहाँ पे लिखा एन टू द पावर 4। तो यहाँ पे ये एक आंसर, ये एक आंसर, कुछ इस तरीके से ये केस अपना फॉलो होता है। अब नेक्स्ट वाला सिनेरियो देखते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा ताकि आपको थोड़ा जल्दी क्लिक हो जाए कि भाई कैसे लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना सेकंड केस, इफ जो मेरी, अब देखो यहाँ पे क्या थी, 0 से बड़ी थी, अब मैं क्या करूंगा, 0 से छोटी वाली वैल्यू को कंसिडर करूंगा। इफ n अपॉन आर, और r की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहे, यानी 0 बड़ी रहे या फिर माइनस में रहे, तो मैं क्या लिखूंगा, बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होगा, बिग ओ बोलो या फिर ऑर्डर ऑफ बोलो, ठीक है, एक ही चलता है वो फॉर्मूला। देखो एग्जाम, ठीक है, अगर सपोज पहला एग्जांपल n टू द पावर -1 लिख दिया मैंने, ठीक है, -1 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, r, ऐसा वाला सिनेरियो आएगा ये वाले हिसाब से। अब देखो r की वैल्यू कितनी है, -1 और 0, ऑफकोर्स 0 बड़ा है, मतलब क्या होगा, ट्रू हो गई मेरी यहाँ पे वैल्यू, ट्रू, मतलब मेरा क्या आएगा आंसर, बिग ओ, लिखा मैंने बिग ओ ब्रैकेट में 1, तो मैंने लिखा 1। अगर 0 से अगर 0 बड़ा निकला है, जो भी n की पावर में जो रहता है ये r होता है, ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, r बोलते हैं, जो पावर में रहता है, ठीक है, इसी को आर बोलते हैं। ये जो है इसको भी क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब भी आर की वैल्यू 0 से छोटी रहे, ठीक है, 0 से छोटी है ना, -1 देखो ना, 0 से छोटा पड़ता है ना, तब क्या को क्या लिखना है, बिग ओ ऑफ या फिर ऑर्डर ऑफ 1 लिखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला सिनेरियो, और यही मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा माइनस में ही आती है जनरली जब हम कट पुट करते हैं, ठीक है। तो ये एक एकदम इजी इजी होले होले वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा कंडीशन, और अपना ये फाइनल वाला है, इसके आगे नहीं आते, तीन ही कंडीशन रहते। अगर अगर मेरा सपोज ये 0 1 के फॉर्म में नहीं आया, अगर मेरा कांस्टेंट आया, क्या आया, कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आई और लॉग लॉग में आ गई, ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू आई या फिर लॉग में आई, तो मेरा फॉर्मूला कैसा जाएगा, तो मुझे h ऑफ n में क्या लिखना पड़ेगा, log बेस 2 इंटू n, पावर में जाएगा i इज नथिंग बट द इटरेशन, i की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए 0 से, या फिर 0 भी रही तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले अपन इसको 0 ही कंसीडर करना है या फिर 1 कंसीडर करना है, ठीक है, आपके हाथ में। तब मेरा आंसर में क्या जाएगा, यानी u ऑफ n की वैल्यू क्या रहेंगी मेरी, log 2 इंटू n, ब्रैकेट में यहाँ पे जाएगा i प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय i प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनके मल्टीप्लीकेशन में आता है कांस्टेंट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नथिंग बट जो मेरे एग्जांपल लिया था ये वाला, देखो तो ये क्या है, n स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ओके। बस इतना ही से, इसका एग्जांपल नहीं देते क्योंकि इसका मैं पर्टिकुलर एक पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला सिनेरियो है इसीलिए, ठीक है। तो ये फॉलोइंग कुछ केसेस है, इस तरीके से अपन को कंपेयर करना पड़ता है। अब देखो आप बोलोगे कि भैया ये जो है h ऑफ n और ये u ऑफ n है, ये कब यूज करना है, तो देखो ये जो अपना फॉर्मूला है, जब मैंने h ऑफ n निकाला, तो अब मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा h ऑफ n में, जब मेरा कांस्टेंट आएगा या फिर लॉग आया, तब मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा h ऑफ n में, ठीक है। और बाद में u ऑफ n यहाँ पे रखा है,
तो यू ऑफ वन यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाले फॉर्मूले से नहीं निकालूंगा, यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला पुट डाउन करूंगा, ये वाला फॉर्मूला करूंगा। इसका मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लाऊंगा, मे बी थर्ड या फोर्थ नंबर का एग्जांपल रहेगा इसका। देखते हैं अब कितने एग्जांपल पॉसिबल होते हैं, 2 या 3, 2 तो भी लूंगा ही मैं, उसमें से एक ने इसके ऊपर जरूर रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द केसेस में यही यूज होता है सेकंड वाला, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत यूज होता है, ये फर्स्ट वाला तो बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना मास्टर्स मेथड के कुछ फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। इक्वेशन डाली, मैंने चेक करा कि भाई वो इलिजिबल है या नहीं है। बाद में अगर इलिजिबल हुई तो मेरे को ये सारा प्रोसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इन सबसे भी क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही, बट इफ, व्हाट इफ नॉट सेटिस्फाई, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाई, अगर मेरी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते। अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा t ऑफ n इज इक्वल्स टू 4t n माइनस n प्लस 1, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, अब देखो प्लस 1 आया मतलब कांस्टेंट की टर्म आई, इसमें मे बी लॉग का लग सकता है, लेकिन मेरा सबसे पहले क्या है, सिनेरियो कंडीशन चेक करूंगा। कंडीशन मेरी जनरल फॉर्म क्या बोलता है, मेरा जनरल फॉर्म है t ऑफ n इज इक्वल्स टू a ऑफ t n अपॉन b प्लस f ऑफ n। तो इसके हिसाब से अपन वैल्यूज लिख देते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मतलब ये वाली होंगी 4, उसके बाद में b की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, लिख दिया 1। f ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 1, लिख दिया 1। अब मेरा कंडीशन क्या बोलता है, मेरी जो a की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1 भी होनी चाहिए तो भी चलेगा, लेकिन जो मेरी b की वैल्यू है वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं चलेगी या फिर 1 भी नहीं चलेगी। तो इसके हिसाब से देखो a की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 4 इज ग्रेटर देन 1, ऑफकोर्स कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फॉल्स। मतलब ये एग्जाम्पल, पर्टिकुलर जो ये एग्जाम्पल है, ये क्या होगा, मास्टर्स मेथड से सॉल्व नहीं होगा। दिस एग्जाम्पल, दिस प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नहीं, दिस प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व बाय मास्टर्स मेथड, बाय मास्टर्स मेथड, ठीक है। बस इतना लिख के खत्म कर देना है, लेकिन ये जैसे आता नहीं जनरली, अगर प्रॉब्लम दिया तो वो जनरली सॉल्व हो ही जाता है मास्टर से, ठीक है। बट कंडीशन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए, वो टाइम वेस्टिंग करने के लिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डालते ताकि बच्चा भाई विदाउट चेक करके उसको सॉल्व करने बैठे, उसका आंसर ही ना है, वो उसमें कंफ्यूज होते बैठे। इसलिए पहले क्रॉस चेक करो कि भाई कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, तभी जाके उसका ये जो पूरा पोता पुराण मैंने बताया, इतना 2 फॉर्मूले लगाने का, फिर ये सब इतना लगाने का, तभी वो सब जाके लगाने का, ठीक है। वरना भाई पता चला तुम ये फॉर्मूले और ये सब क्रॉस चेक कर रहे हो कि वो तुम्हारा क्रॉस चेक करते, लिखते, सॉल्व करते बैठो और कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मास्टर्स मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें अपन ये चेकआउट करेंगे कि भाई ये होता है या नहीं होता है, ठीक है। ओबे, ठीक है, ओबे नहीं बोलते, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा t ऑफ n इज इक्वल्स टू t n अपॉन 2 प्लस c, अगर मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिखा, अब इसको देखते कि भाई कंडीशन से सेटिस्फाई होता है क्या। मेरी कंडीशन क्या थी, t ऑफ n इज इक्वल्स टू a t n अपॉन b प्लस f ऑफ n, ठीक है। अब देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। देख b की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू क्या है, 2 है। देन यहाँ पे क्या है, f ऑफ n की वैल्यू कितनी है, c, f ऑफ n की वैल्यू कितनी है, c। अब मेरी कंडीशन क्या बोलती है, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1 भी होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 से बड़ी ही होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 1, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स आ रही है यहाँ पे, लेकिन देखो नीचे में इक्वल टू है, मतलब ये यहाँ पे इक्वल टू लगा, तो ये कंडीशन क्या होगी मेरी, ट्रू हो गई, यानी ये फॉलो कर रहा है। अब ऑन द अदर हैंड इसमें देखते, b की वैल्यू कितनी है, 2, 2 लिखा इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। मतलब ये जो पर्टिकुलर मैंने रिकरेंस इक्वेशन लिखा है, ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, यानी ये क्या करेगा, सॉल्व बाय मास्टर्स मेथड, यानी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व होगा बाय मास्टर्स मेथड,
ठीक है, तो यहाँ पे अपन को समझ में आता है कि भाई क्रॉस वेरीफाई करना कितना जरूरी होता है। ठीक है, और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, ये ऐसा ही था, सिर्फ यहाँ पे एन के इसमें क्या था, n-1 था, बाद में एज इट इज पूरा क्वेश्चन था, और ये गेट के एग्जाम में आ चुका है कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या आता है, और बाद में नीचे में आता था कि नॉट एबल टू सॉल्व, और वही उसका फाइनल आंसर था। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मास्टर्स मेथड का बेसिक खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग दिस कंडीशंस, और ये जो अपने दो फॉर्मूले थे ये भी, और ये क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसके मैं स्क्रीनशॉट अच्छे से डाल दूंगा, पोस्ट सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जिस दिन ये वीडियो आएगा उसी दिन इसके स्क्रीनशॉट भी पोस्ट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।